नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में थोड़ी सी बिकवाली जरूर निचले स्तर से रिकवरी के बाद आते दिखाई पड़ी है। पहले बिकवाली के साथ शुरुआत, फिर रिकवरी और रिकवरी के बाद थोड़ा सा वापस मार्केट ईज आउट हो रहा है। 18,044 के स्तरों पे अभी कामकाज करता हुआ, जो थोड़ी देर पहले इंडेक्स के अंदर लोअर लेवल से रिकवरी आई थी, उसके बाद हायर लेवल से थोड़ी बहुत बिकवाली फिर से दोहराई है मार्केट ने। निफ्टी बैंक अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी को हरे निशान में ही कामकाज हो रहा है, 0.5% के आसपास की तेजी है, लेकिन जो तेजी थोड़ी देर पहले थी वो जरूर कम हुई है। मिड कैप की तेजी भी थोड़ी कम हुई है, फ्लैट 1/4% की बढ़त है, और सेम स्मॉल कैप भी करीब 1/4% ऊपर है, लेकिन जो तेजी थोड़ी देर पहले थी वो यहाँ पर कम होते हुए दिखाई पड़ी है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति, जहां पर एक समय में 1500 और 1100 का रेशियो था, वो अब था 1300 और 1370, यानी मोर लेस 50-50 का रेशियो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आज अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। वहां पर थोड़ी देर पहले 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी, अब करीब 1.25% के आसपास की वापस बढ़त देखने को मिली। 3452 का लेवल यहाँ पर बना हुआ है। तो इंडेक्स में ऊपरी स्तर थोड़ी सी बिकवाली है, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो उतार चढ़ाव रहेगा ही। एक्सपायरी का दिन है तो बातचीत हम करते हैं प्रशांत सावंत से। उनसे हम पूछते हैं उनकी इंडिविजुअल कॉल्स, साथ ही साथ उनसे हम पूछते हैं कि मार्केट को लेकर उनका रुख रवैया क्या है। प्रशांत जी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शन के नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। किस तरह की सिचुएशन है। 18,000 का जोन, 18,100 का जोन, 18,200 का जोन बहुत ही क्रूशियल है कि यहाँ पर ही मेजर कंसंट्रेशन आपको दिखाई पड़ेगा कॉल्स का और पुट्स का। 18,000 के जोन्स में मेजर पुट राइटर्स हैं, करीब करीब 1 करोड़ शेयर वहाँ पे पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। 18,100 के लेवल में जो पुट राइटर्स थे वो अनवाइंड कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को। कॉल राइटिंग 18,000 पर हो रही है, 18,100 पर कॉल राइटर्स थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हैं, और 18,200 के जोन्स पे कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा एक बार निफ्टी बैंक भी लेकर आई है, क्योंकि 41,300 के जोन्स के आसपास अभी कामकाज हो रहा है। 41,000 के जोन्स में आपको दिखाई पड़ेगा मेजर पुट राइटर्स। 41,500 पे पुट राइटिंग है, 41,200 पे पुट राइटिंग है, लेकिन कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे 41,500, 41,600 के जोन्स में। तो नीचे 41,000 के जोन्स को, 41,200 के जोन्स को एक बेस, और ऊपर 41,500 के जोन्स पे शायद थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन के हिसाब से हीट मैप जो है, थोड़ी देर पहले आपको दिखाई पड़ रहा था कि 177 शेयर तेजी में, 117 शेयर तेजी में थे, अब वो आंकड़ा थोड़ा सा और 40-60 के रेशियो में जा चुका है। 90 शॉर्ट्स हैं, करीब 17 अनवाइंडिंग है, 30 में शॉर्ट कवरिंग है, और 57 शेयरों में लॉन्ग है, यानी 87 शेयर तेजी में है, और करीब करीब 117 शेयर जो है बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टॉप गेनर है पिरा आज M&M फाइनेंशियल एंड पिरामल एंटरप्राइजेज, जहां पे न्यूज़ फ्लो है दोनों में ही, एक में नंबर और एक में NCDs की फंड रेजिंग की खबर, दोनों में इंपैक्ट देखने को मिला। डाल में भारत नंबर्स के बाद करीब करीब 2.5% ऊपर है। नंबर्स के बाद शॉर्ट कवरिंग दिख रही है PNB में, BEL तेजी में है, इंडस टावर तेजी में है, RBL बैंक तेजी में है, और ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है बजाज ऑटो, करीब करीब 1.5% के आसपास तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। प्रशांत जी से बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले देवयानी इंटरनेशनल के नंबर्स आए हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए। करीब करीब 516 करोड़ से आय बढ़ के 747 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। वरुण बेवरेजेस के नंबर के बाद कुछ हद तक बाजार उम्मीदें बांध भी रहा था कि शायद देवयानी के नंबर भी बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 128 करोड़ से बढ़कर EBITDA 166 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है, और इसके अलावा मुनाफे फ्रंट पर भी जो नंबर है वहां पर भी 45 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ रुपए YOY बेसिस पे नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। 1.5% की तेजी देवयानी में है। 190-191 के जोन्स में अभी देवयानी इंटरनेशनल का स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 747 करोड़ की आय, 516 करोड़ रुपए के सामने, और करीब करीब 166 करोड़ रुपए का EBITDA, और रफली जो मुनाफे का नंबर है वहां पर भी इंप्रूवमेंट है। तो डे हाई पर देवयानी इंटरनेशनल का स्टॉक करीब 2% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि एक लैकलस्टर ट्रेड पिछले 2 दिनों से हम इंडेक्स में देख रहे हैं। हालांकि सेल ऑफ जो है उनको जरूर इंडेक्स बाय कर रहा है, लेकिन है एक रेंज में, क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून, और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि 18,200 फ्यूचर्स में एक बहुत अहम रेजिस्टेंस था, और हम बिल्कुल वहीं से रिएक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन है। और अब मुझे लग रहा है कि इंडेक्स थोड़ा सा, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो बहुत क्लियरली, जैसे कि काफी दिनों से हो रहा है, बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म कर जाएगा निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी को चलने के लिए रिलायंस का साथ बहुत जरूरी होगा। बट इस बार जो बैंक निफ्टी की रैली आ रही है उसमें काफी वक्त बाद HDFC बैंक का सपोर्ट है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी फ्यूचर्स, मैं नवंबर फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, उसमें अगर मैं देखूं तो करीबन 17,950 ये एक बहुत अहम सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो थोड़ी वीकनेस दिख सकती है। मैं कोई सेलिंग या शॉर्टिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं, बट डेफिनेटली अगर एक डिप मिल जाए तो वहां से बाउंस आने पे मुझे निफ्टी में हाई कन्विक्शन बाय दिखेगा। और इसके बिल्कुल विपरीत अगर मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ
तो अभी ये करीबन 41,400 450 के जोन में फ्यूचर्स काम कर रहे हैं। ये यहाँ से 200 पॉइंट दूर यानी 41,650 41,650 क्रॉस कर जाए तो मैं स्ट्रेट 41,350 से स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लूंगा। यानी एक मोमेंटम बाय मैं बैंक निफ्टी में करना चाहूंगा और मेरा उसमें टारगेट होगा 42,200 का 42,200। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छी मूव के लिए तैयार है। इसकी वजह यह है मेनली जो मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक, उसके अलावा जो एक्सिस बैंक में वीकनेस आई थी वो एक डिप की तरह साबित हुई है और वहां से एक बहुत स्ट्रांग बाउंस मुझे दिखाई दे रहा है और सिमिलर पैटर्न मुझे आईसीआईसीआई में भी दिख रहा है। तो इंडसइंड थोड़ा सा वीक है बट उसका कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में काफी कम है। तो ओवरऑल मैं बैंक निफ्टी पे थोड़ा बुलिश हूँ। निफ्टी में मेरी वेट एंड वॉच की राय होगी। जिनके पास पोजीशन हो वो 17,980 990 को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं फ्यूचर्स में। वेट एंड वॉच मोड है निफ्टी के अंदर 17,990 17,980 जिसको आप ध्यान रखेंगे निफ्टी में। लेकिन कॉन्ट्रेरियन व्यू है निफ्टी बैंक में जहां पर आप तेजी देख सकते हैं क्योंकि जितने भी हैवी वेट्स हैं उनकी आउट परफॉर्मेंस है। तो प्रशांत जी मान रहे हैं कि निफ्टी बैंक के अंदर तेजी थोड़ी सी और कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ सकती है। प्रशांत जी, आमतौर पर हर निवेशक जो हमें सुनता है वो यही जानना चाहता है कि क्या प्रशांत जी थर्सडे के दिन हीरो जीरो ट्रेड देंगे आज की सिचुएशन को देखिए, क्योंकि आप निफ्टी पर तो वेट एंड वॉच मोड पे हैं, तो क्या करना चाहिए? हीरो जीरो होगा या नहीं होगा, अवॉइड करें? सुमित जी टोटली अवॉइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली अगर आप देखें तो करीबन 10 से 12 हफ्तों में 8 से 9 बार हमारे टारगेट हिट हुए थे। तो नॉर्मली जब भी हम हाई कन्विक्शन मूव देखें तभी पार्टिसिपेट करें। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड हर बार ऑलमोस्ट 1:2 तो होता ही है, वो बेहतर होगा इसके। और अगर आज की हम मूव देखें ओवरऑल तो शॉर्ट कवरिंग आई है डेफिनेटली, बट ओवरऑल जो मार्केट है वो एक रेंज में कामकाज कर रहा है। तो मैं आज हीरो जीरो अवॉइड करना चाहूंगा और इनफैक्ट आज मैं इंडेक्स पे ऑप्शंस बाइंग ओवरऑल आज की एक्सपायरी के लिए अवॉइड करना चाहूंगा। तो अवॉइड करिए हीरो जीरो ट्रेड को आज के लिए, और जरूरी नहीं है कि हर रोज ट्रेड भी किया जाए। जब तक कन्विक्शन ना हो तब तक एटलीस्ट आप ना करें। तो आज के लिए हीरो जीरो को आप साइड रख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इंडिविजुअल कॉल्स पे। प्रशांत जी, कौन से स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर है, कोई लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे? जी सुमित जी 3 स्टॉक्स और एज यूजुअल अलग अलग सेक्टर्स से मुझे मेरे रडार में आए। इनफैक्ट थोड़े ज्यादा भी थे बट 3 मैंने चुने हैं उनमें से। सबसे पहला पिक होगा जी। और जी मुझे लग रहा है कि 257 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 257 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं। मुझे लग रहा है अब इस बार ये जो इसका एक अहम रेजिस्टेंस था 270 वो क्रॉस हो जाएगा और हम 290 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। मुझे ओवरऑल ये जो डिप आई है ये जिसे हम एक फिबोनाची में गोल्डन रेशियो कहते हैं, बिल्कुल उसके करीब से वो बाउंस हुआ है। तो नॉर्मली उसके बाद हम अच्छी मूव देखते हैं। तो इसलिए मैं इसमें एक 257 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 290 के टारगेट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। नेक्स्ट पिक जैसे मैंने बिल्कुल कुछ देर पहले कहा था कि एक्सिस बैंक जो सेलिंग हुई थी वो एब्जॉर्ब हुई है और वहां से एक बाउंस आ रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं एक्सिस बैंक को बाय करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 855 के नीचे, टारगेट मेरा होगा 915 का। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक 915 के ऊपर अगर क्लोज कर जाए तो आप इसको पोजिशनली होल्ड कर सकते हो 940 के लिए भी। तो ये एक मेरा हाई कन्विक्शन बाय होगा बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस बैंक। और आखिरी पिक मेरा होगा एक ऐसा स्टॉक जो काफी देर बाद हमेशा 800 820 830 पे रिएक्ट करता था, बट इस बार उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया है, टेलीकॉम सेक्टर से भारतीय एयरटेल। और इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 804। बट उसी के साथ मेरी एक दरखास्त होगी कि जो भी दर्शक पोजिशनल ट्रेडर्स या पोर्टफोलियो पिक करे वो थोड़ा डीप भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं 795 के नीचे और होल्ड कर सकते हैं कि मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत वक्त के बाद एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। फिलहाल इनिशियली जो मैंने कहा स्टॉप लॉस 804, उनके लिए टारगेट 855 होगा 855। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये स्टॉक 880 तक भी जा सकता है। तो ये 3 मेरे पिक्स होंगे अलग अलग सेक्टर से। 60% पोजिशनली तेजी यहां पर और देखने को मिल सकती है भारतीय एयरटेल में अगर आप पोजिशनल देख रहे हैं, लेकिन नियर टर्म में 855 के टारगेट्स। एक्सिस बैंक दूसरा नाम है जिसपे प्रशांत जी काफी तेजी देख रहे हैं। वहां पर उनको लगता है कि जो मूव था पिछले दिनों का उसके बाद अब 915 के मूव्स पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और जी एंटरटेनमेंट 290 रुपए के टारगेट्स के लिए 257 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। 3 कॉल प्रशांत जी की तरफ से आपको बताई जा चुकी हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे प्रशांत जी से, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं। CMS इन्फो के नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद बातचीत करने के लिए कंपनी के CEO और होल टाइम डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है राजीव कौल सर। राजीव सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स बेटर साइड पर आए हैं, मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। क्या सर की हाईलाइट रहे पहले तो इस क्वार्टर के, और क्या सिचुएशन है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में?
सो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि पिछले 6 क्वार्टर से लगातार हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बाय क्वार्टर में EBITDA की 20% से ज्यादा रही है। तो हमारी काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। कंपनी को लिस्ट हुए अभी सिर्फ 10 महीने हो गए, हमारी चौथी क्वार्टरली कॉल है। बट हमारे उससे पहले के भी अगर आप रिजल्ट्स को एग्जामिन करेंगे, कंपनी की ग्रोथ काफी स्टडी और अच्छे रेट पे चल रही है। हमारा ये इसकी कंट्रीब्यूशन तो हमारी पूरी स्ट्रेटजी पे थी कि हम करीब 6 साल पहले सिर्फ एक कैश लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में काम करते थे और हमने उससे एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि इस कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन, हम एक बिजनेस सर्विसेज प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें हम विभिन्न टाइप की सर्विसेज पे नंबर 1 स्पॉट पे आए। कस्टमर तरह से हमारा फोकस BFSI पे रहा है ज्यादा, और BFSI, रिटेल और ई-कॉमर्स ये क्षेत्र हैं जिनमें हमारा फोकस है आगे एक्सपेंशन के लिए। ग्रोथ जो हमारी है वो दोनों सेक्टर्स में अच्छी चल रही है। हमारा मैनेज सर्विसेज प्लेटफॉर्म जो कि 0 पे था करीब 6 साल पहले, आज उसकी कंट्रीब्यूशन 30% से ज्यादा हमारे बिजनेस में है। एंड उसकी ग्रोथ ऑन अ स्मॉलर बेस, उसकी ग्रोथ ऑब्वियसली उससे ज्यादा अच्छी चल रही है कैश से, मगर कैश लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करीब 17% है। अच्छा, कौल सर एक बात और बताएं, ये 28% के आसपास के मार्जिन इस तिमाही में देखने को मिले हैं। यूजुअल अगर 1.5 साल पहले या 6 महीने या 8 तिमाही पहले जाऊं, 7-8 तिमाही पहले, तो 23% के मार्जिन सस्टेन करते थे, फिर 26% सस्टेन कर रहे हैं, अब 28% आ गया है। ये सस्टेनेबल मार्जिन है या गोइंग फॉरवर्ड और बेटर साइड पे जाएगा? एक मोटा मोटा रेशियो किसी को समझना हो तो किन मार्जिन पे कंपनी मान के चल रही है कि ये कंफर्टेबल रेगुलर मार्जिन रहेंगे? मेरा अपना पर्सनल बैकग्राउंड आईटी क्षेत्र में पहले था, मैंने आईटी में काफी काम किया। तो हमारा मानना है कि अगर आपको काम करना है तो मार्जिन प्रोफाइल एक अच्छी होनी चाहिए कंपनी के लिए, डबल डिजिट, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट्स। 5-6 साल पहले हमारी मार्जिन प्रोफाइल करीब 19%, 18 और 19-20% के लेवल पे थी, जिसको हमने काफी अच्छी तरह मेंटेन किया। और जहां से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नए क्षेत्रों में जाने के लिए, उससे हमारी मार्जिन प्रोफाइल, मिक्स बिजनेस का चेंज हो रहा है, तो उससे मार्जिन प्रोफाइल अच्छी बढ़ी है। आगे की मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा दिक्कत होती है उसको कुछ थोड़ा फोरकास्ट करने लिए, क्योंकि आज के दिन पे भी इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट है, चाहे आप वेजेस पे देखें या फ्यूल पे देखें, तो उस पे वी वुड लाइक टू बी केयरफुल। उसके लिए हमारा यही है कि जो हम बिजनेस में जा रहे हैं, जिस तरह से हम काम करते हैं, एक तो अच्छे प्राइस पे, अच्छी क्वालिटी पे काम करें, और दूसरा हमने अपने कैश लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और मैनेज सर्विसेज बिजनेस में काफी टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का अडॉप्शन किया है, जिससे हम मार्जिन को अभी तक मैनेज कर पा रहे हैं। उनको हर साल, हर क्वार्टर उसको हम वी बीन ट्राइंग टू ग्रो इट वेरी स्टेडीली। अच्छा राजीव सर, ये एटीएम स्पेस को लेकर क्या अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? क्योंकि और अभी टोटल आपके पास कितना एटीएम अंडर मैनेजमेंट है? तो हमारे कैश लॉजिस्टिक्स बिजनेस में, जहां पे हम एटीएम्स की फिलिंग करते हैं, उसमें हम करीब हमारा उसमें हम एटीएम की फिल करते हैं और हम रिटेल कैश का प्रोसेसिंग और पिकअप करते हैं, तो वहां करीब हमारा 1,15,000 पॉइंट है। 1,15,000 पॉइंट है। मगर हम आपके दर्शकों को एक चीज समझाने लगे कि नंबर ऑफ पॉइंट से ज्यादा जरूरी चीज, जो एक मेट्रिक देखना चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज, हम उसमें कितनी बार जाते हैं, उसमें कितनी बार रेवेन्यू मिलता है। तो वो करीब लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखें तो हमने करीब 47 लाख एक्टिविटीज की हैं हमारे कैश लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पे। वो Q1 में करीब 44 लाख था, और अगर आप लास्ट ईयर Q2 देखें तो 42 लाख था। तो उसमें हमारा 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि हमारा किस तरह से नेटवर्क का देश में डीप होता जा रहा है और उसमें कैसे हमारा बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। जो दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा, हमारा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है बिजनेस में, हमने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक नए क्षेत्र में अब एक बिजनेस लाइन शुरू की, जो कि AIoT के स्पेस में हमने रिमोट मॉनिटरिंग सर्विस प्रदान करते हैं बैंक्स की एटीएम्स को। तो उसमें हमारी काफी अच्छी ग्रोथ आई है। 18,000 साइट्स में हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है। वो इस बिजनेस में हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन पिछले साल 0 था, करीब 0 था, और इस साल हम टारगेट कर रहे हैं कि उसका एक एनुअल रन रेट, मतलब महीने का जो रेवेन्यू हो और 12 से मल्टीप्लाई करें, वो करीब 100 करोड़ की रन रेट पे आ जाएगा इस साल तक। तो एक नया सेक्टर है, फास्ट ग्रोइंग है, सॉफ्टवेयर का काफी कंट्रीब्यूशन है, मार्जिन प्रोफाइल ऐसे क्षेत्रों में अच्छी होती है। तो हमारा ये है कि हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। उस प्लेटफॉर्म जो एटीएम स्पेस है, जैसे से यूपीआई के ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, क्या कोई कंसर्न गोइंग फॉरवर्ड आप मान रहे हो इसके लिए?
तो यूपीआई तो मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद से काफी शुरू हुआ है और उसकी काफी अच्छी ग्रोथ रही है। हम एटीएम में क्या है कि इंडिया में भी 2.5 लाख एटीएम करीब है। एटीएम एक्सपैंड, लोगों का मानना था 2 साल पहले कि एटीएम अब ग्रो नहीं कर पाएंगे इंडिया में, मगर अगर आप इंडिया का सेमी अर्बन, रूरल देखें या अर्बन में भी देखें तो एटीएम की ग्रोथ हो रही है। पिछले 14 महीने में या 12 महीने में 14,000 एटीएम देश में स्थापित हुए हैं। तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो करेंसी के अमाउंट पे नहीं है, जो कि ऑलरेडी अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। हमारा जो करेंसी हैंडल्ड है वो काफी ईयर ऑन ईयर 23% करेंसी हमारा हैंडल ग्रो किया है अर्बन क्षेत्रों में। तो हमारी बिजनेस लिंक्ड है, कितने एटीएम पे हम काम कर रहे हैं, कितने रिटेल पॉइंट पे जा रहे हैं, और वहां पे हमारा जो मार्केट, एड्रेसेबल मार्केट है, करीब 10 लाख, मेरे यहाँ 10 लाख पॉइंट्स हमारे को एड्रेसेबल मार्केट में दिखते हैं, जिसमें हम अभी सिर्फ 1,15,000 पे काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए राजीव जी, और नंबर्स के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं बढ़िया आउटलुक और जो मेंटेन किया अपने मार्जिन को, ये शायद और बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। और बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सीएमएस इन्फो फिलहाल डे हाई पर है, करीब 1.5% के आसपास की बढ़त है और 341-42 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, प्रशांत जी से बातचीत जारी रखते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स में सेम रेंज के अंदर ही कामकाज हो रहा है, निफ्टी के अंदर भी। और निफ्टी बैंक में हालांकि जो तेजी थोड़ी और थी वो और थोड़ी कम हुई है, 1/4% के आसपास की ही बढ़त रह गई है, लेकिन निफ्टी बिल्कुल उसी रेंज में ही कामकाज करता है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% की बढ़त के साथ अभी भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रशांत जी, कोई सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई किया आपने? जी सुमित जी, 2 स्टॉक्स मेरे रडार में थे ऑप्शन के जरिए देखने के लिए। एक था एसआरटी फाइनेंस और एक था अमरा राजा बैटरीज। तो इन दोनों में मैंने अमरा राजा बैटरीज चुना। इसकी वजह ये है कि अमरा राजा बैटरी में मोमेंटम है, और जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो मोमेंटम होना बहुत जरूरी है, वरना पूरी टाइम वैल्यू उसकी डिके हो जाती है। तो अमरा राजा बैटरीज की जो 520 स्ट्राइक प्राइस की नवंबर की कॉल ऑप्शन है, और उसको मैं लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 6.5 और 6 के बीच में, और टारगेट में इसमें मुझे लग रहा है इस स्टॉक में एक बड़ी मूव आ सकती है। ओवरऑल पैटर्न बहुत पॉजिटिव लग रहा है, तो मैं इसका टारगेट 1 रख रहा हूँ, 25 का, 25 और टारगेट 2 30 का। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत बड़ी मूव के लिए तैयार है, तो इसको मैं एक सस्ते ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूँ। तो अमर राजा बैटरी की जो फिलहाल 520 की कॉल है, उसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। 14 रुपए के स्तरों पे भी, 15 रुपए के स्तरों पे भी कामकाज कर रही है। 25 रुपए पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट डबल 30 रुपए का टारगेट के लिए आप वहां पर दाव लगा सकते हैं। 6.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं अमर राजा की 520 की कॉल के अंदर। ये आपको प्रशांत जी ने एक राय दी है। प्रशांत जी, कुछ स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं, जिसमें एक तो आपका पुराना फेवरेट IDFC फर्स्ट आज करीब 3% ऊपर है, यहाँ क्या करें? दूसरा PNB करीब 3% की तेजी यहाँ पर है, और तीसरा SBI, ये हाल की PSU की बैंक की तेजी को आज लीड कर रहा था। इन तीनों में क्या करना चाहिए? सुमित जी, IDFC फर्स्ट पे 2 तरीकों की राय देना चाहूंगा। एक, वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो हर लेवल पे बाय कर लीजिए। अगर मार्केट वीक हो जाए, जो कि मेरा नजरिया कि करीबन दिसंबर में एक अच्छी डिप मिल सकती है, तो वहां पे भी ऐड कीजिए। ओवरऑल जब तक ये स्टॉक 30-35 के ऊपर है, अभी ये लेवल बहुत दूर लग रहा है, वो शायद डिप आए तो वो टेस्ट हो सकता है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 2 साल के लिए होना चाहिए। जो मल्टी एक्स रिटर्न कहते हैं, वो डेफिनेटली ये स्टॉक देने के कगार, क्योंकि जब कोई कंपनी के हेड आके फ्रंट में कहते हैं कि हमारी कंपनी अभी कभी भी क्वार्टर में लॉस नहीं करेगी, पहली बात वो हो गई। दूसरी बात, जो पैटर्न बने वो बहुत ही स्ट्रांग है, और हर डिप बाय हो रही है, वॉल्यूम के साथ बाय हो रही है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 54.5 55 जस्ट इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए, और 62 के टारगेट्स के लिए आप बिल्कुल बने रह सकते हो। मुझे लग रहा है ओवरऑल 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है, तो ये डिप अच्छी आई है, आज बाउंस भी कर रहा है, तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से भी, दोनों ही तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ साथ PNB और SBI? जी, SBI मुझे लग रहा है कि शायद इसके नतीजे भी आने। ओवरऑल PSU बैंकिंग सेक्टर में मुझे ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है कैनरा बैंक के बाद। तो मैं इसमें डेफिनेटली कहूंगा कि एक स्टॉप लॉस आप बनाए रखो, जिनके पास पोजीशन हो, या आप फ्रेश भी लेना चाहें 565 560 के जोन में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक शायद 600 और 610 के टारगेट दिखा सकता है। SBI के नंबर सैटरडे को बेहतरीन नंबर्स आने का अनुमान, और शायद बाजार
इसी को डिस्काउंट कर रहा है। तो आप 565 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को लॉन्ग साइड पे ले आ सकते हैं और एक अच्छी तेजी की उम्मीद यहाँ लगा सकते हैं। 600 प्लस के टारगेट्स प्रशांत जी मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और सस्ता ऑप्शन नहीं बताने के लिए कि आज आप अवॉइड करिए, क्योंकि आज बाजार ऐसा है नहीं जहाँ पर सस्ता ऑप्शन ट्रेड करा जाए। सस्ता ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, माफी है, हीरो जीरो ना बताने के लिए। सस्ता ऑप्शन में करीब करीब 15.90 16 रुपए के आसपास आ गई, जहां बातचीत करते करते 14 रुपए के स्तरों से कॉल की शुरुआत हुई थी और टारगेट्स उस समय पर 25 रुपए और 30 रुपए दिए गए थे। अभी भी 16 रुपए का लेवल और 25 से 30 रुपए के टारगेट, 6.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। 520 की अमर राजा की कॉल में आप पोजीशन ले सकते हैं। सस्ते ऑप्शन तौर पर प्रशांत जी ने इसे चुना है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करेंगे आशीष वर्मा आपके साथ, जो कि लेकर आएंगे सात सेंसेक्स।